तो आज के इस वीडियो में 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किस राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यानी कि 39th यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो कहाँ का है ये मंदिर? तेलंगाना का। तो तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, अभी उसे यूनेस्को के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और इसी के साथ ये भारत की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। तो अब भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है? 39 हो गई है। इस मंदिर के बारे में बात करेंगे तो इसका निर्माण हुआ था 1213 ईस्वी में और काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मंदिर के जो वास्तुकार थे उनका नाम था रामप्पा, इसीलिए। तो याद रखना, ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहां पर है? तेलंगाना में है। और ये किस भगवान का मंदिर है? तो ये भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का मंदिर है। अब देखो, यूनेस्को से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो अभी करंट अफेयर्स में थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटा दिया था। चलिए, एक प्रश्न का जवाब आप दो। अभी किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया? तो आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा को। और अभी आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था। वो 6 स्थल कौन कौन से हैं? एक तो वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट और लमेता घाट, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला और हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट जो कि है कर्नाटक में। तो अब याद रखना, भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं? 39 हो गई हैं, जिसमें से 31 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एकमात्र है मिश्रित स्थल। ये पूरे विश्व का एकमात्र मिश्रित स्थल है। कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। यूनेस्को की बात है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे उजाले। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा बीएस येदियुरप्पा। तो अभी बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अभी 2 साल पूरे कर लिए और उसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा किसको दिया? कर्नाटक के गवर्नर को। गवर्नर कौन बन गए? अभी नए गवर्नर बने कर्नाटक के। कौन? थावरचंद गहलोत। ये जो बीएस येदियुरप्पा हैं, ये 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि कर्नाटक में ऐसा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। अब नए मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तो देखते हैं, समय आने पे बीजेपी किसको चुनती है, और जब भी नए बनेंगे आपको पता चल ही जाएगा। बाकी एमके स्टालिन ये तमिलनाडु के भी नए मुख्यमंत्री बने। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी का नाम है। और एन रंगासामी ये पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज किसके पास है? तेलंगाना की गवर्नर के पास, तमिलिसाई सौंदरराजन। और पिनाराई विजयन ये केरल की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। देखो, बेंगलुरु में आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसरो वगैरह का हेडक्वार्टर यहाँ मिलेगा आपको। हमने देख लिया नए गवर्नर बन गए थावरचंद गहलोत। और अभी हमने पढ़ा भी था कि कर्नाटक सरकार सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी बना था। और कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। और नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। और आपको याद है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण है कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा 2021 में। अभी कर्नाटक ने ही अरुंधति और मैत्री योजना भी शुरू की थी। और कर्नाटक में 2 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। एक तो हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्रा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर बना था, बल्लारी जिले से अलग होकर के। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा।
और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। अच्छा, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बनेगा कर्नाटक में। कर्नाटक ने ही नेकरा सम्मान योजना भी शुरू की थी हथकरघा बुनकरों के लिए। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे आपको अलमाटी बांध मिलेगा जो कि कृष्णा नदी पर है। एक कृष्ण राज सागर बांध आपको मिलेगा यहीं पे जो कि कावेरी नदी पर है। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको यहाँ पे मिलेगा, काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, अंशी नेशनल पार्क हो गया, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अशोक लवासा ने। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये पहले हमारे चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, फिर बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा, अब आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? भाई वाइस प्रेसिडेंट तो ये हो गया अशोक लवासा, तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। अभी आपको याद होगा हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। चलो ये प्रश्न तो मैं आपसे पूछता हूं, कौन बने हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर? 24वें नंबर के बने, उनका नाम बताओ। बाकी बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा इन्होंने अमर्त्य सेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। भारत के पहले व्यक्ति हैं सबसे पहले जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। अभी एक बुक लिखी इन्होंने होम इन द वर्ल्ड नाम से। अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम से बुक लिखी है। एक और नाम याद रखना, डेविड डायोब का। ये फ्रांस के हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने 2021 का इनके नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए कल से ही हम लोगों ने टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज को फिर से स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे, आप लोगों को काफी अच्छा लगा, तो कल रात में इसका सेकंड वाला पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉप 5 स्टैटिक सीरीज के नाम से वो लिंक आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू रखा जाए डेली, तो उसे लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करना। देखिए, आपकी चीजों को लाइक करने से हमें पता लगता है कि हमने जो आपके लिए मेहनत की है वो आप लोगों को पसंद आ रही है, तो एक मोटिवेशन फील होता है। और उसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि इसे कंटिन्यू रखने में हमें भी मदद मिल सके। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जुलाई को। तो इसे हिंदी में बोलेंगे विश्व डूबने से बचाओ दिवस। आप कहोगे ये कौन सा दिन आ गया, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, पहली बार ही सुनोगे, क्योंकि इस साल इसको पहली बार ही हमने मनाना शुरू किया है। और पहली बार शुरू किया है, पहली बार मना रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिन जीवन रक्षक समाधानों पर प्रकाश डालता है जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। क्योंकि अभी WHO की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2019 में 61% वैश्विक मौतें डूबने से हुई है। और किस में डूबने से? पानी में डूबने से। पानी से एक डे आपको याद होगा, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं। और देखो 22 तारीख से आप 3 डे लगातार याद रख सकते हो। एक तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मई को कौन सा डे? बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो आंसर होगा संतोष जॉर्ज कुलांगरा। तो केरल के रहने वाले हैं ये संतोष जॉर्ज, जो कि भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। ये 49 वर्ष के हैं और अब तक ये 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं। और अब भी इनका मन नहीं भरा, तो अब ये घूमने के लिए स्पेस में जाएंगे। क्या नाम है इनका? संतोष जॉर्ज इनका नाम है। एक्चुअली में उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक की पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के लिए 2007 में ही सीट बुक करा ली थी, और अब ये स्पेस में जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा शिरीषा बांदला, और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की तरफ से ये गई थी। और अभी आपको याद होगा अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, अच्छा उनकी स्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। तो वे भी अभी स्पेस में गए थे। टोटल 4 लोग गए थे, और उस वक्त 2 रिकॉर्ड बने थे। सबसे युवा अंतरिक्ष पर्यटक बन गए कौन? ओलिवर डेमन। और सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष पर्यटक बन गए कौन? वैली फंक, जिनकी उम्र 82 ईयर है, और ओलिवर डेमन की उम्र है मात्र 18 साल।
अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहले व्यक्ति कौन थे स्पेस में जाने वाले, यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर के। और उनके रॉकेट का नाम था जिससे वो गए थे अंतरिक्ष में, वॉस्टॉक रॉकेट। कब गए थे ये? 12 अप्रैल 1961 में। इसीलिए तो हम 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो इस प्रश्न से संतोष का नाम याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विनय बदवार को। तो भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल हैं ये विनय बदवार, और इनको अभी ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए ये अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, कार्टोग्राफर ये क्या होते हैं? तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो मैप बनाते हैं, मानचित्रकार आप कह सकते हो। और हाइड्रोग्राफर जो जल से संबंधित मैपिंग करते हैं। तो इनका नाम है विनय बदवार, जिन्हें मिला है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। बाकी शिवाजी बनर्जी, मोहन बागान रत्न से इनको सम्मानित किया जाएगा। शकुंतला थिलस्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार जीता इन्होंने अभी। और नुक्लू फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वीटिली अवार्ड 2021 जीता, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और ये पहले भारतीय बन गए ये पुरस्कार पाने वाले, ये सम्मान पाने वाले। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिलेगा इनको ये पुरस्कार। ये नागालैंड के रहने वाले हैं, तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। तो अभी आईआईटी कानपुर ने घुसपैठ को रोकने के लिए और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र यानी कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को लॉन्च किया है। और ड्रोन से आपको एक प्रश्न याद होगा, चलिए आप ही बताइए, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम क्या नाम है उसका? इंद्रजाल है। इसको बनाया था हैदराबाद की ग्रेनिर रोबोटिक्स ने। बाकी देखो, आईआईटीज की बात चल रही है, तो ये कुछ आईआईटीज जो अभी न्यूज में थे, जैसे आईआईटी मंडी। तो आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें किसान आलू के पत्ते की फोटो खींचकर ये पता लगा सकते हैं कि उनकी जो आलू की फसल है उसमें रोग लगा है या नहीं लगा। उसी तरह से अभी आईआईटी रोपड़ ने ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर बनाया है। और अभी आईआईटी हैदराबाद ने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कोविड-19 परीक्षण किट तैयार किया है जिसका नाम है कोवी होम। और अभी आईआईटी मद्रास भी न्यूज में था, इसने एनबी ड्राइवर नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड गणितीय मॉडल विकसित किया था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। तो ये कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को हम मनाते हैं। तो ये कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 से कारगिल संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक और ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए। तो वो भी ऑपरेशन विजय था, याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूसुफ अली को। तो लुलु समूह के अध्यक्ष हैं ये यूसुफ अली, और अभी इन्हीं को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी यूसुफ अली को आर्थिक विकास और शायद आपको याद भी होगा कि अभी यूसुफ अली को आर्थिक विकास और परोपकार के क्षेत्र में उनके लगभग 5 दशक लंबे योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान अबू धाबी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था इनको। बाकी देखो, आर.के. सभरवाल का नाम याद होगा, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला था जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। मेघा राजगोपालन ये भारतीय मूल की पत्रकार हैं और अभी 2021 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था इन्होंने। बाकी मोहम्मद यूनुस ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न से यूसुफ अली का नाम याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रमोद भगत को। तो अभी वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर हैं ये प्रमोद भगत, जिनको 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है 2019 के लिए। और ये अवार्ड देता कौन है? तो विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से आरपीएसजी ग्रुप के द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है।
इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, इसको स्थापित किया गया था 2017 में। और आपको बता दूं कि प्रमोद भगत ने इस साल दुबई पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अब ये टोक्यो पैरालंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक और पैरा एथलीट का नाम आपको याद रखना है, ये मरियप्पन थंगावेलु। पैरा हाई जंपर है ये, तमिलनाडु से। वैसे तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो टोक्यो पैरालंपिक शुरू होंगे ना, उसमें ध्वज वाहक रहेंगे ये मरियप्पन थंगावेलु। बाकी बाला देवी अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 इनको चुना था। और पुरुषों में बात करेंगे तो संदेश जिंगन को चुना था। और अभी मनीषा कल्याण और इनके साथ सुरेश वांगजन को AIFF फुटबॉल एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। ये भी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना, नाम भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मीराबाई चानू को किस राज्य सरकार ने ASP के पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मणिपुर। और वैसे ये रहने वाली भी मणिपुर के ही हैं। तो अभी मणिपुर की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में, आपको याद है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। वेटलिफ्टर हैं ये मीराबाई चानू। और अभी इन्हीं को मणिपुर पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। और याद रखना, ओलंपिक के इतिहास में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इनसे पहले ब्रोंज मेडल जीता था किसने? कर्नम मल्लेश्वरी ने। मीराबाई चानू को बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में मिला था? 2018 में मिला था, उस वक्त विराट कोहली के साथ। 2018 में मिला था विराट कोहली के साथ। और अभी आपको याद भी होगा, असम सरकार ने हिमा दास को DSP बनाया था। हिमा दास ये फर्राटा धाविका है, जिन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, वो असम की है। एक दूती चंद का नाम भी याद रखना, उड़ीसा से हैं ये, स्प्रिंटर ही हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया था। और दूती चंद के ऊपर एक बुक भी आई थी अभी, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, जिसको लिखा किसने है? सुदीप मिश्रा ने। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया? तो आंसर होगा स्वीडन। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर के कब? 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहां पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। और गुरुग्राम से आपको याद होगा, भारत का पहला ग्रीन ATM अभी कहां पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में ही। और अभी इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन बने थे? अजय माथुर बने थे। और यहीं से आप रिलेट करके याद रख सकते हो कि जो डेनमार्क है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसमें संशोधन लागू होने के बाद पुष्टि करने वाला पहला देश बना था। कौन सा? डेनमार्क। लेकिन यहां तो बात हो रही है स्वीडन की, तो ये रहा मैप में स्वीडन। देखो, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन है, अभी फिर से प्रधानमंत्री बने ये। और आपको याद होगा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 आया था, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। उसमें टॉप पे रहा था स्वीडन, भारत 87 नंबर पे था। और अभी जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जो आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें भी टॉप पे रहा था स्वीडन, भारत उसमें 49 नंबर पे था। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो, कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रश्मि रंजन दास को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और एक बार फिर से याद दिला दूं, आपके टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, पसंद करते हो? और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर करके उससे सपोर्ट जरूर करना, ताकि हम उसे कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।